नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रक्षा रावत। अगले आधे से 1 घंटे में आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो आपको सही और सटीक राय देंगे। सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता देते हैं। लगातार हमारी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमान को अब हमारे शो में शामिल करते हैं। और आज हमारे है जियोजीत इन्वेस्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह और निमेश भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन उन सबसे पहले एक बाजार चेक ले लेते हैं। देखिए, फिलहाल निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 25,941 के लेवल पर। बैंक निफ्टी सपाट है, रेड निशान में भी गया, लेकिन फिलहाल 85 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 59,000 के पार बैंक निफ्टी यहां पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी गेनर्स देखें तो देखिए मैक्स हेल्थ में अच्छी तेजी है क्योंकि ब्रोकरेजेस यहां पर बुलिश होती हुई नजर आई। एक रिपोर्ट यहां पर आई थी, पुणे में कंपनी ने एंट्री कर ली है, जिसके चलते मैक्स हेल्थ में आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 2.37% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। रिलायंस देखिए 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रहा है। पावर ग्रिड में भी करीब 1.5% की तेजी है। बीईएल में करीब 1.5% की तेजी नजर आ रही है और साथ ही बजाज ऑटो भी करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। निफ्टी लूजर्स पर नजर डाले तो यहां पर देखिए एचसीएल टेक पर थोड़ा सा दबाव हुई, 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। हिंडाल्को में भी करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज भी आधे % की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। श्रीराम फाइनेंस में भी हल्की गिरावट यहां पर नजर आ रही है और अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर ये निफ्टी के टॉप लूजर्स बने हुए हैं। देखिए यहां पर जिस सेक्टर से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है उसमें ऑयल एंड गैस के सेक्टर से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज यहां पर बाजार को सपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन शेयरों से यहां पर बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन और मेटल सेक्टर यहां पर दबाव बना हुआ है जो लगातार बाजार को ड्रैग कर रहे हैं। एक बार मार्केट ब्रिज पर नजर डालें तो देखिए इस वक्त 1740 शेयर है जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, वहीं 1076 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। गौरांग सर, इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है आज। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो देखिए, ये जो ऊपर की तरफ के दायरे आज देख रहे हैं, ये हरा रंग देख करके अच्छा लग रहा है क्योंकि कल भी अगर आप देखने जाएं तो शुरुआती सत्र जो था सुबह का, तो ऊपर की तरफ के पड़ाव थे, लेकिन फिर मुनाफा वसूली हावी हुई, दबाव था और नीचे की तरफ के दायरे अहम स्तर के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं 25,930 के पार। अगला पड़ाव जो होगा मेरे हिसाब से वो 26,000 का होगा। अगर 26,000 के पार आज या फिर अगले हफ्ते पार करके हम बंद देते हैं तो ऊपर की तरफ के दायरे फिर से बन जाता है और उस परिस्थिति में 26,150 और 26,200 के स्तर देखना मेरे ख्याल से संभव हो सकता है अगर 26,000 के ऊपर जाकर के हमने बंद दिया। लेकिन खबरों के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर कंपनियों में आपको हरकत आज भी दिखाई दे रही है और शायद आने वाले हफ्ते में भी दिखाई देगी। अगला हफ्ता छोटा हफ्ता होगा, गुरुवार को 25 दिसंबर क्रिसमस है, महीने की एक्सपायरी भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से बुधवार को होगी शायद। और जो दबाव विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से हो रहा था हमारे बाजार पर, वो धीरे धीरे करके अब थम जाएगा और उसकी वजह से शायद जो मांग डॉलर में थी वो भी कम होगी और रुपया में भी आपको थोड़ी बहुत मजबूती आते हुए दिखेगी। तो संभव है कि आने वाले हफ्ते में हम थोड़े बहुत ऊपर के स्तर देख सकते हैं। ठीक है गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाजार पर राय देने के लिए। लगातार हमारे टिकर पर एक ब्रेकिंग फ्लैश हो रही है। यहाँ पर देखिए पीरामल फाइनेंस को लेकर खबर है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में 14.72% की हिस्सेदारी
कंपनी बेचेगी। 600 करोड़ रुपए में कंपनी ये हिस्सेदारी बेचने वाली है और जो ये डील है 31 मार्च 2026 तक ये पूरी हो सकती है। पीरामल फाइनेंस पर नजर डालिए सर। देखिए लगातार यहाँ पर एक थोड़ा सा गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में भी करीबन 4% से 4.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। गौरांग सर, आप किस तरह से देख रहे हैं पीरामल फाइनेंस को और अभी इस खबर से किस तरह का इम्पैक्ट आगे जाकर दिख सकता है? तो देखिए, खबर को लेकर के और क्या मूल्यांकन को लेकर के सौदे होते हैं छोटी मध्यम अवधि में, उस पर निर्भर करता है। अब पीरामल फाइनेंस पर तो बुनियादी दर के आधार पर कवरेज नहीं है, इसलिए हम विशेष रूप में टिप्पणी खरीदारी करने की, बने रहने की या बेचने की तो राय नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो खबर श्रीराम फाइनेंस से भी जुड़ी हुई है, तो ये खबर काफी समय से थी और आज इसका स्पष्टीकरण आ गया है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो वित्तीय क्षेत्र में, खासकर एनबीएफसी सेक्टर में श्रीराम फाइनेंस ने काफी बेहतरीन रुझान आपको दिया है। इस खबर और सौदे को लेकर के और खरीद फरोख्त को लेकर के शायद थोड़ा बहुत दबाव छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए श्रीराम फाइनेंस में हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए श्रीराम फाइनेंस पर खरीदारी की राय और ये ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर भी लगती हुई यहाँ पर। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी बताइए, सवाल कौन सा है आपका? नमस्कार, दोनों प्रस्तुत करता हूँ और दोनों विशेषज्ञों को भी मेरा बहुत बहुत शुभ अपराह्न, क्योंकि 12 बज चुके हैं। गौरांग साह का मैं बहुत पुराना प्रशंसक रहा हूँ, विशेषकर वो जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसका काफी फिक्र हो जाता हूँ मैं। उनसे मैं थोड़े 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके बाद टाटा मोटर है, एक टाटा पावर है। तो टाटा मोटर जो मैंने लिया हुआ 373 में 100 लिए हुए हैं, टाटा पावर 414 में 100 लिए हुए हैं। मेरा लंबा नजरिया है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पीवी के आपके पास 100 शेयर्स हैं और जो आपका बाइंग प्राइस है वो है 373। हालांकि 351 पर आज कारोबार करता हुआ आज शेयर में 1.5% की तेज़ी भी है। लेकिन टाटा पावर की बात करें तो 100 स्टॉक आपके पास इसके भी हैं और 414 के भाव पर ये भी आपकी खरीदारी का जो स्तर है उससे नीचे कारोबार करता हुआ और आज हल्की गिरावट के साथ भी कामकाज करता हुआ। चूँकि आपका सवाल गौरांग सर से है तो टाटा पावर पर गौरांग जी आपसे राय जानना चाहूँगी, क्या ख्याल है आपका टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों पर? सबसे पहले तो इनको सादर प्रणाम मुकेश जी को हमारे तरफ से, और शब्दावली का जो प्रयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश जी देखिए, टाटा मोटर्स पर जो विभाजन हुआ है 2 हिस्सों में, टाटा मोटर्स पीवी और टाटा मोटर्स सीवी, ये विभाजन के पहले हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय टाटा मोटर्स में रही थी। विभाजन के पश्चात जो 2 हिस्से हुए उसके कारण हमारी जो रिसर्च टीम है वो अभी फिलहाल रिव्यू कर रही है हमारी जो पहले खरीदारी की राय थी। तो रिव्यू में होने के कारण मैं प्रतिबद्ध हूं, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा टाटा मोटर्स पीवी को लेकर के या फिर सीवी को लेकर के। लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो विभाजन हुआ है उससे कारोबार की नीति जो है आने वाले भविष्य में वो बहुत ही कारगर और निर्णायक साबित होने की पूरी संभावना है, और दोनों ही कंपनियों की मैनेजमेंट अपने कारोबार में आगे बढ़ते हुए कामकाज करेगी। जेएलआर को लेकर के थोड़ी बहुत तकलीफ, दिक्कत पिछले कुछ तिमाही नतीजों में हमने देखी, लेकिन वो भी सुधरने के आसार नजर आते हैं। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि रिव्यू में है। दूसरा प्रश्न इनका टाटा पावर पे है। निश्चिंत होकर के मुकेश जी आप बने रहे, ऊपरी स्तर पर आपने खरीदा है और अगर मौजूदा स्तर पर जहां पर मेरे ख्याल से 375 के आसपास मौजूदा स्तर चल रहा है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, जितनी भी मात्रा में आपके पास पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो आप टाटा पावर में अपना निवेश और भी जोड़ सकते हैं। टाटा पावर पर हमारी लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और मुकेश जी ज्यादा चिंतित मत होइए, बाजार थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार हो रहा है, लेकिन अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है तो दोनों ही कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर टाटा पावर पर आप बने रहिए। बुलिश नज़रिया यहाँ पर गौरांग सर ने आपको दिया है और आप चाहे तो इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। हमारे साथ निमेश ठाकर.com से निमेश जी भी मौजूद है। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आपकी कोई राय बनती है टाटा मोटर्स पीवी पर? इनके पास 100 शेयर्स है और 373 की इनकी बाइंग है। निमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? निमेश जी, शायद आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अरुण सिंह लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। हाय अरुण, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आज आपका? गुड आफ्टरनून मैम। जी, आई एम ऑल्सो ए ग्रेट फैन ऑफ गौरांग सर। जी, सवाल पूछिए अरुण। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 20 शेयर है CDSL के। ओके, और क्या नजरिया है आपका CDSL पर? 6 से एट द रेट ऑफ 16-17। और मैं गौरांग सर से जानना चाहूंगा कि 6 से 1 साल के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है गौरांग सर, हमारे साथ अरुण बने हुए हैं। इनके पास CDSL के शेयर है, 20 की क्वांटिटी है। 1617 के भाव पर इन्होंने खरीदा था। फिलहाल 2600 का इन्हें नुकसान हो रहा है। ये स्पेसिफिकली आपसे राय चाहते हैं CDSL पर और अगले 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। सर, क्या राय होगी आपकी? और एक बार आप प्लेटफॉर्म शेयर्स पर भी अपनी राय रखिएगा। बिल्कुल। तो अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद शब्दावली और प्रशंसा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम हमारे तरफ से। तो देखिए, ये जो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, मैं एक पहले हमारा जो नजरिया भारतीय शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर रखता है, तो हमारा आकलन ये कहता है और लगभग मेरे ख्याल से अमूमन काफी लोग यही राय रखते हैं कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले भविष्य में 2, 3, 4, 5 साल सक्षम रूप से कामकाज करेगा। और औसतन जो हमने अनुमान लगाया है, सूचकांक पे आपको जो मुनाफा है वो करीबन 12 से 15% का प्रतिशत का फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है साल दर साल आपको 12-15% के आधार पर वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। और वो अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं अगर 3-5 साल के लिए, तो काफी बड़ा स्तर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा और अच्छा खासा रिटर्न दिखाई देगा। अब अगर शेयर बाजार अच्छा करता है तो जाहिर है शेयर बाजार से जो जुड़ी हुई मजबूत और सक्षम कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे कि BSE, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि CDSL, NSDL और कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब कैम्प्स के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, या फिर मजबूत और सक्षम इंटरमीडिएटरीज, क्योंकि ये भी हिस्सा होता है भारतीय शेयर बाजार। तो देखिए, 3-6 महीने के लिए तो मैं तो सक्षम ही नहीं हूं मुकेश जी आपको राय देने के लिए। मैं बुनियादी दर के आधार पर आकलन करता हूं और उसके लिए नजरिया आपका साल, 1.5 साल, 2 साल का होना चाहिए। तो 6 महीना बहुत ही छोटी से मध्यम अवधि हो जाती है। तो पहले तो कवरेज नहीं है CDSL पर, और दूसरी बात, छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं मुकेश जी आपको कि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है और अच्छा खासा कामकाज कर। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए पूरे ही प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर ये राय और CDSL पर भी ये राय गौरांग जी की ओर से आती हुई। तो अगला जो सवाल है वो YouTube से है। विमल गौरेला उन्होंने सवाल पूछा है रिलायंस पावर पर। 228 शेयर है इनके पास और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 49.97 की है। इनकी बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे आ चुका है शेयर और अभी जो लेवल है वो 38.5 का है। नुकसान होता हुआ उन्हें, और लेकिन श्रीराम फाइनेंस की जो ब्रेकिंग है पहले उसकी ओर एक बार रुक लेते हैं, उसके बाद रिलायंस पावर पर जो है वो नज़रिया लेंगे। तो बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर आती हुई और जो ET नाउ स्वदेश है उसकी खबर पर मुहर लगती हुई यहाँ पर जापान की कंपनी जो है MUFG जो है वो हिस्सा खरीदेगी और जो भाव है वो है 839 रुपये का यहाँ पर। और
2 डायरेक्टर जो है वो कंपनी में शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है और 843 के भाव प्रति शेयर पर जो ये है पूरी डील होने वाली है और जापान की कंपनी MUFG जो है हिस्सा खरीदने वाली है और जो ये हिस्सा है वो 20% होने वाला है और जो डील है वो 39,618 करोड़ की रहने वाली है और जो कंपनी जो है वो 2 डायरेक्टर जो है इसके बोर्ड में शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर आती हुई और ये डील जो है वो 20% स्टेक की होने वाली है और जो प्राइस है उसका ये 143 रुपये प्रति शेयर का रहने वाला है। तो ET नाउ स्वदेश की जो यहाँ पर खबर है उस पर मोहर लगता हुआ पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए अनुराग, जो ये डील है ये स्टॉक को कैसे इफेक्ट करेगी और क्या है पूरी स्टोरी? ये श्रीराम फाइनेंस में MUFG जो कि जापान की एक दिग्गज बैंक है और वह उसने एक 20% भागीदारी ली है और उसने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और ये करीब 4.4 बिलियन डॉलर्स है। अभी 2 डायरेक्टर MUFG के श्रीराम के बोर्ड में ज्वाइन करेंगे और श्रीराम के जो प्रमोटर है उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी जो भागीदारी है श्रीराम की पूरी उसमें थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग आ सकती है और ये अगर इसके अहम अगर ये डील इसीलिए है क्योंकि जो भागीदारी है ये और जो निवेश किया है MUFG ने श्रीराम में वो भारत में अभी तक का सबसे बड़ा FDI है फाइनेंशियल सेक्टर में। ये 4.4 बिलियन डॉलर का निवेश है और ये जो इससे पहले अक्टूबर में एक डील हुआ था जब एमिरेट्स ने 60% भागीदारी ली थी RBL बैंक में, वो 3 बिलियन डॉलर्स की थी। तो ये उससे भी बड़ा है, तो ये इसकी अहमियत है और ये जो 20% भागीदारी MUFG लेगी, दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी कुछ महीनों से और ये तय था कि MUFG श्रीराम में ये भागीदारी लेने वाली है। तो ये जो पूरा अपडेट है श्रीराम फाइनेंस पर ये आता हुआ और स्टॉक अभी जो है वो % की तेजी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस पर राय भी लेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बड़ी ब्रेकिंग आपको सुनाई थी। श्रीराम फाइनेंस और जापान के MUFG ग्रुप के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही थी वो अब खबर कंफर्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है। MUFG यहाँ पर 20% का स्टेक लेगी श्रीराम फाइनेंस में और ये जो डील है ये करीब 39,618 करोड़ की वैल्यू पर होने वाली है। प्रेफरेंशियल इक्विटी के जरिए यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में ये हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी और 2 डायरेक्टर्स भी यहाँ पर MUFG के श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड में होने वाले हैं। तो ये तो हो गई पूरी खबर। इस वक्त हमारे साथ निमेश जी भी बने हुए हैं। निमेश जी, इस खबर के बाद देखिए एक शार्प स्पाइक शेयर में नजर आ रहा है। करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ श्रीराम फाइनेंस, किस तरह से ले रहे हैं आप इस खबर को और आगे जाकर क्या बड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं मानता हूं कि स्टॉक ने एक अच्छा रनअप पहले ही एक रनअप दे दिया था और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर चल रहा है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से स्टॉक में अभी प्राइस मोमेंटम डेफिनेटली आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ मेरा मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 860 के आसपास है। तो अगर कोई भी यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आती है, 870 के आसपास स्टॉक मिलता है, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट लेना चाहिए स्टॉक के अंदर 860 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर मैं मानता हूँ कि 910 940 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली श्रीराम फाइनेंस के अंदर व्यू बुलिश है, यहाँ से आप मोमेंटम प्ले करने के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़रिया बुलिश और आगे के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।
तो ये नज़रिया यहाँ पर निमेश जी की ओर से आता हुआ। लेकिन अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास है। गोविंद सिंह हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ पर सवाल है। 120 शेयर्स है इनके पास और 560 के जो है इनका खरीद भाव है। हालांकि इनके खरीद भाव से तो काफ़ी नीचे चल रहा है शेयर। 367 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और आज हल्की खरीदारी है, लेकिन इनको नुकसान होता हुआ। दूसरा शेयर है पास पटेल इंजीनियरिंग, उसके 960 शेयर है इनके पास और 52 के लेवल पर इन्होंने खरीदा है और वहां से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है शेयर। 30 रुपए का भाव आज चल रहा है और आज भी 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ और 20,000 से ऊपर का नुकसान यहाँ पर इन्हें होता हुआ। हालांकि इनका नज़रिया कितने समय का है ये हमें पता नहीं है। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूँगी। आरती इंडस्ट्रीज़ काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं ये और 560 का इनका लेवल है इनके खरीद भाव से नीचे। और पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 52 का लेवल और काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, दोनों ही शेयर आरती इंडस्ट्रीज और पटेल इंजीनियरिंग कवरेज में नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक राय या सलाह जो है इनको मैं देना चाहूंगा। इस शेयर बाजार में जब कभी भी आप पूंजी लगाते हैं और अगर आपकी लगाई गई पूंजी में नुकसान होता हुआ दिखता है तो आपको समय अनुसार कदम उठाने चाहिए और अगर आपने किसी तरह की गलती की हो या भूल की हो तो उसको ठीक करना चाहिए। अगर आपकी पूंजी ही 30, 40, 50, 60% सफाया हो जाता है तो सबसे पहले तो तकलीफ ये होती है कि पहले तो पूंजी फिर से लौट के आएगी कि नहीं, उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप मुनाफे की बात तो दूर तक छोड़ दीजिए। तो शेयर बाजार में आपको अनुशासन रख करके और जैसे आपकी जोखिम झेलने की क्षमता का जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाता है तो आपको उस समय पर कदम उठाने चाहिए। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है इन दोनों पर। बिल्कुल, तो नुकसान का दायरा बड़ा है, इसीलिए सोच समझकर अगर आपको लॉस हो रहा है तो एक बार रीचेक करना ज़रूरी है। गौरांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और निमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश को समय देने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम ब्रेक के बाद लेके आ रहे हैं योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन। तो अपने सवाल फटाफट भेजिए, हम उनकी जो जवाब है वो अपने एक्सपर्ट से लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकंड एडिशन। मेरा नाम है रक्षा रावत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। और इस शो में हम देंगे आपके सवालों का जवाब, दिग्गज एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे जो आपके सवालों का आपको जवाब देंगे। लेकिन योर स्टॉक्स में सवाल पूछना कैसे है, इसका तरीका काफ़ी आसान है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर फ़ोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल छोड़ सकते हैं, वहाँ से भी हम कुछ सवालों को पिक करते हैं और उन पर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। हमारे साथ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं। निफ्टी जो है वो 130 अंकों की बढ़त के साथ 25,950 के आसपास कारोबार करता हुआ आज बाजार में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर कुछ देर पहले गिरावट हावी हो रही थी, लेकिन फिलहाल 100 अंकों की अच्छी तेजी 59,000 के लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अगर गेनर्स को देखा जाए तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस अभी जो खबर आई है 20% जो जापान की कंपनी है वो स्टेक एक्वायर करने वाली है, उससे यहाँ पर अच्छी खासी तेजी और 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ।
मैक्स हेल्थ यहाँ पर जो एंट्री करने वाली है वो पुणे बिजनेस में नया हॉस्पिटल खोलने वाली है, उससे तेज़ी, और ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं यहाँ पर मैक्स हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर 2% से ज़्यादा की खरीदारी, BEL यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की खरीदारी, और कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स भी चल रहे हैं। आज बजाज ऑटो भी 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। लूजर्स को देख ले तो यहाँ पर HCL टेक भी जो है वो गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 1% से ज़्यादा की गिरावट। एक्वायर करने वाली है ये एक नया बिजनेस, उसकी वजह से बाद जो है वो हल्की गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई। हिंडाल्को को देखें तो यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर अगर मिड कैप शेयरों की बात की जाए तो अच्छी खासी खरीदारी मिड कैप स्पेस में भी हमें देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे लेवल पर खरीदारी देखने को मिल रही है। 100 अंक ऊपर 17,260 जो है वो यहाँ पर लेवल अभी चलता हुआ निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। लेकिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन होने वाला है 25 दिसंबर को। जी हाँ, और जल्दी ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं 25 दिसंबर को। इससे ठीक पहले इसको मैनेज करने वाले अडानी ग्रुप के डायरेक्टर एयरपोर्ट के जीत अडानी से हमारे सहयोगी हर्षा सहता ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष साइता हूँ। ये आप देख रहे हो ET नाउ स्वदेश, और मैं बैठा हूँ जीत अडानी के साथ, और हम अडानी एयरपोर्ट के मार्की नए एयरपोर्ट लॉन्च, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके लॉन्च पे मैं बैठा हूँ जीत अडानी, जो कि डायरेक्टर है अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड के। जीत, पहले तो एयरपोर्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम एक फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं। और बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज था ये अडानी ग्रुप के लिए? नहीं, ये बहुत कठिन प्रोजेक्ट था। अगर आपको उदाहरण के साथ भी बताता हूँ तो ये प्रोजेक्ट के बीचों बीच ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ टन का एक माउंटेन था। और वो माउंटेन को निकाल के हमको साइट में डालना पड़ा। साइट में डाले के बाद हमने एयरपोर्ट बनाया। तो लिटरली बोलते हैं ना कि मूविंग माउंटेन्स, तो ऐसे ही हुआ है। बट इससे काफ़ी खुशी मिलती है कि इतना 4 साल कठिन प्रयास के बाद जब आज ये देखते हो कि क्या प्रोडक्ट निकला है, क्या एयरपोर्ट बना है, काफ़ी एक्साइटिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, और दर्शकों ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो कि एक इंडियन ग्रुप ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके ये एयरपोर्ट बनाया है। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। कितनी बड़ी चैलेंज थी ये मॉडल करके ये लेना? आपके लिए काफ़ी नॉर्मल है, लॉन्ग जेस्टेशन, लंबे वाले बिजनेसेस जो कि 5 साल 6 साल के बाद आपको रिटर्न्स दे, पे बैक पीरियड 10 साल होते हैं नॉर्मली सारे प्रोजेक्ट्स के। क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने ये चैलेंज लिया? नहीं, वो टाइम पे हम क्या देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप या फिर कंसेशन मॉडल हो, तो वो हम साथ में एक जैसे ही देखते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट पार्टनर है। जब गवर्नमेंट पार्टनर नहीं है तभी भी गवर्नमेंट पार्टनर ही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज इतने स्टेक होल्डर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट ऑलवेज करना पड़ता है। तो इसलिए वी ऑलवेज सी के इसमें कोई कठिनता नहीं थी कि बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, इट वाज मोर डिफिकल्ट। लेकिन डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट मिला है लोकल गवर्नमेंट, लोकल स्टेक होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप हैंडल करते हो, आई बेग योर पार्डन। उसके साथ आप 7 और एयरपोर्ट्स को भी हैंडल करते हो, इंक्लूडिंग दिस वन अभी। सो टोटल 8 एयरपोर्ट्स आप अभी हैंडल करते हो। ओल्ड मॉडल वर्सेस करंट मॉडल, कितना फ़र्क है दोनों में? काफ़ी फ़र्क है, बिकॉज जब गवर्नमेंट का ओनरशिप है, मोर फ्रॉम सिस्टम प्रोसेस बाइन काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है। एंड लेकिन वी डोंट सी इट एज अ चैलेंज, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ हम साथ में काम करके एग्जीक्यूशन करते हैं। वरना जो 100% ओनरशिप मॉडल में दिया है उसमें यू हैव अ लॉट मोर फ्रीडम कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। However, the flip side is also कि इतना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे लैंड एक्विजिशन, लैंड साइट प्रिपेयर्डनेस,
local issues, all of that challenge था, वहाँ पे it was a blessing to have government as a partner. और हमें ये बताइए कि जो करंट कैपेसिटी है मुंबई एयरपोर्ट की अराउंड 5 करोड़ पैसेंजर्स फुल्ली मैक्सड आउट हैं. ये एयरपोर्ट की कैपेसिटी अब 9 करोड़ पैसेंजर्स एडिशनल ले पाएगा. कब तक फुल कैपेसिटी हिट करेंगे और 2030 तक जो नियर टर्म है क्या टारगेट्स है आपके जो कि आप कहेंगे कि यस दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल? नियर टर्म मेरा टारगेट तो बहुत सिंपल है कि एक्सट्रीम नियर टर्म के डे 1 पे ऑपरेशंस कोई हिचकिचाहट के बिना हो जाए. लेकिन नियर टर्म आई वुड लाइक टू सी कि ये इसका रैंप अप हो जाए, फ्लाइट ऑप्स मैक्सिमम तक पहुंच सके. वी सी के बाय नेक्स्ट ईयर ये 2 करोड़ तक तो पहुंच जाएगा. उसमें चैलेंज नहीं दिख रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो इसलिए जब अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो वो ईयर में आपको पूरा साल मैक्स कैपेसिटी पे चल रहा होगा ये एयरपोर्ट. however आप अल्टीमेट कैपेसिटी की बात करो जो 9 करोड़ की है, जो 2040 तक के आसपास वी थिंक कि वो टाइम तक उतना डिमांड आ जाएगा. और 2030 के टारगेट्स? 2030 विल बी अबाउट मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंडेंट है. आपको आइदर 21-22 मिलियन होगा या फिर 30 मिलियन के आसपास होगा. अंडरस्टूड. अगर मेरा नया टर्मिनल 2 ऑफ नवी मुंबई रेडी बाय 2030 तो आपको शायद 6 महीने फुल ऑपरेशंस मिल पाएगा उधर. समझता हूँ. आपके आरओसी नंबर्स ऑब्वियसली थोड़े हिट लेंगे. करंट आरओसी बिजनेस का कितना है और रिकवरी होगा तब कितना होगा फुल मैक्स कैपेसिटी पे इधर? तो आई थिंक अभी ऑब्वियसली बिकॉज नया एसेट है, स्टेबलाइज होते उसको 6 महीने लगेगा. वी थिंक अभी ये आरओसी में 1-2 परसेंट पॉइंट का हिट होगा शायद. लेकिन वो टेम्परेरी बिकॉज नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ मैं फुल कैपेसिटी में रैंप अप हो रहा हूँ. तो नेक्स्ट ईयर विल स्विंग बैक एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 2-3 परसेंट पॉइंट ऊपर जाएगा. परफेक्ट. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू हर्ष. आपके साथ बात करके खुशी हुई. और दर्शकों उससे हमारी चर्चा खत्म होती है. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ है मेरे एसेट शेयर खान के सोमिल मेहता. सोमिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में. मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे. देखिए निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है. करीब 140 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है. 25,998 के लेवल पर कारोबार कर रहा है. वहीं बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है. 59,000 के पार निकल चुका है और वहां पर कारोबार कर रहा है हरे निशान में. इस वक्त बाजार की चाल पर आपकी क्या राय होगी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. मेरा व्यू पॉजिटिव है. 25,700 25,600 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल्स. यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगा. सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे. इनफैक्ट इवन इस समय बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्योंकि ऊपर में जो मेरे टारगेट्स हैं वो 26,300 26,700 26,700 800 वुड बी माय मीडियम टर्म टारगेट्स. लेकिन इन द शॉर्ट टर्म 26,300 के मेरे टारगेट्स हैं फॉर निफ्टी. सो buy on declines, view positive in the short term, in the medium term both. बैंक निफ्टी में वेरी सिमिलर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है. मुझे लगता है थोड़ा और शायद कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन स्टिल इट इज अ स्क्रीमिंग बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही फेवरेबल है. 58,600 पर 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और मुझे लगता नहीं है कि इसके नीचे बैंक निफ्टी जाएगा. सो ग्रेट लेवल्स, ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो टारगेट्स हैं ऊपर में वो 60,200 इन द वेरी शॉर्ट टर्म और उसके ऊपर 60,500 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं. इनफैक्ट उस वहां पे सस्टेन होता है तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करते हैं. सो बाय ऑन डिक्लाइंस, व्यू इज पॉजिटिव इन द शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोथ. शॉर्ट और मीडियम टर्म में पॉजिटिव यहाँ पर रुख है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बनाकर चलिए. सोमिल ने आपको लेवल्स भी सुझा दिए, उन लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिए. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अपनी क्वेरीज को शो में शामिल करेंगे. सोमिल हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सवालों के जवाब के लिए. जल्द लौटते हैं.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक्स में। और पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश फोन लाइन पर बने हैं। गुड आफ्टरनून राजेश, बताइए कौन से शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा एक सवाल है IRCTC का। ये मैंने 783 रुपीज में लिया था, लगभग 2 साल हो गया, अभी तक कुछ भी इसमें मूवमेंट ही नहीं है। क्या करना चाहिए? इसे रखे, निकाल दे या किसी पे स्विच करें? बिल्कुल, 1 साल से तो 17% की गिरावट का शिकार हो चुका है ये शेयर, और पिछले 6 महीने में भी 11% तक टूट चुका है। आपका जो बाइंग प्राइस है वो 783 के लेवल का है और 60 शेयर है आपके पास। करीब करीब 7,000 का नुकसान आपको होता हुआ। हालांकि अगर आज बात करें तो हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। आपके पास आना चाहूँगी इस स्टॉक पर राय लेने के लिए। सौमिल जी बताइए, IRCTC 1 साल से लगातार गिरता हुआ ये शेयर, इनकी जो खरीदारी है वो भी ऊपरी स्तर की है। क्या इनके लेवल पर कब तक वापस आ पाएगा, क्या लग रहा है आपको? IRCTC बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप देखें 2024 सितंबर से ये एक डाउन ट्रेंड में है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो इस समय कोई रिवर्सल के मुझे कोई साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म, दोनों ही। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में ये 600-620 तक ये स्टॉक अभी भी फिसल सकता है। तो ये एक क्रूशियल लेवल्स होंगे, वहां पर आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं अगर आपका पोजीशन है तो। ऊपर में अगर बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि 680-685 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इसे फिर से अगर 620 के आसपास दिखता है तो वापस एक बार रिविजिट करके इसके अंदर आप एक व्यू बना सकते हैं। लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही व्यू नेगेटिव रहेंगे ऑन IRCTC। 620 के आसपास जाता है तो एक बार रीचेक करिए। और फिलहाल के लिए सौमिल का यहाँ पर नेगेटिव व्यू है शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है एन सुनील का, महाराष्ट्र से ये बात कर रहे हैं। और टाटा स्टील के 375 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 101 के भाव पर इन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे। टाटा स्टील में बहुत नॉमिनल यहाँ पर तेज़ी आज के सेशन में दिख रही है। पिछले 5 दिनों में 1.5%, करीब 2% के आसपास ये गिर चुका है। जो सुनील के पास शेयर है उनके पास 375 की क्वांटिटी में 101 के भाव पर उन्होंने लिया था और फिलहाल 168 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, जिसके चलते 25,000 से ज़्यादा का मुनाफा उन्हें इस वक्त हो रहा है। सोमिल, क्या राय होगी टाटा स्टील पर सुनील के लिए, क्योंकि अच्छा मुनाफा यहाँ पर उन्हें होता हुआ दिख रहा है? क्या यहाँ से अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए इन्हें? लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट इन द मिडिल सेक्टर है और लार्ज कैप है, भरोसेमंद भी है। यहाँ से 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इस समय थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से और भी अच्छा ऊपर की तरफ करेगा। मेरे टारगेट्स 200 प्लस है, 220, 230 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो दोज आर माय टारगेट्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म फॉर टाटा स्टील। तो आप होल्ड करके चले, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिएगा। 160 पे एक स्टॉप लॉस रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक 150, 152 पे जो बेस बनाया था टाटा स्टील ने, मुझे नहीं लगता कि वो टूटेगा। अब ऊपर की तरफ बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ऑन टू इट, इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बी इन। बिल्कुल, तो टाटा स्टील को होल्ड करने की सलाह सौमिल जी की ओर से आती हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून मनोज, बताइए कौन से सवाल पर राय जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के 5 साल पहले 99 रुपीज के एवरेज से 8,900 शेयर्स है मेरे पास, तो उसका मेरे को फ्यूचर जानना है सर से। बिल्कुल, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ और आपने यहाँ से 400 के लेवल भी देखे हैं, वहाँ से हालांकि करेक्शन थोड़ा बहुत आता हुआ। पहले तो बहुत सारी बधाई आपको, इतने लंबे समय से आपने होल्ड करके रखा है और जो इसका 52 वीक हाई है वहाँ तक से जो करेक्शन आया है फिर भी आप स्टॉक में बने हुए हैं। कितने टाइम का नज़रिया है आपका? और मेरा तो लॉन्ग टर्म का है, मेरे को लगभग उसका 450 या 500 रुपया टारगेट लग रहा है।
बिल्कुल सौमिल जी, आपके पास आना चाहूँगी। काफ़ी अच्छे लेवल्स पर खरीदारी की है और काफ़ी लंबे समय से होल्ड भी कर रहे हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहाँ पर, लेकिन जो इसका हाई है 422 रुपये का, वहाँ से थोड़ा बहुत जो है वहाँ से करेक्ट होता हुआ शेयर, और 6 महीने की बात करें तो 7 से 8% की गिरावट, और 1 महीने की बात करें तो 6% गिर चुका है ये स्टॉक। क्या किया जाए? जो इनका टारगेट है 450 रुपए का, वो कब तक अचीव हो पाएगा? इन द वेरी शॉर्ट टर्म इसमें गिरावट है। शॉर्ट टर्म का व्यू डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है ये 450 के टारगेट्स अचीवेबल है इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, दैट ब्रेकआउट वुड बी अराउंड 375 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है यहाँ से नई रैली शुरू होगी, क्योंकि इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा और बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। इन द शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन इसे होल्ड करके रखें। मेरा मानना है होल्ड करके रखें। 450 के ऊपर के टारगेट्स भी आ सकते हैं, सो होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। ठीक है, 450 तक के टारगेट्स भी यहाँ आपको दिख सकते हैं। फिलहाल होल्ड करके चलिए, शॉर्ट टर्म पर कोई नज़रिया नहीं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। इसी के साथ हम इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। सौमिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया। योर स्टॉक्स को हम यही समाप्त करेंगे। मुझे और रक्षा को दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं मत जाइएगा। अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट।